अब जो हम लोग समझेंगे वो हैं स्थानापन्न वस्तु तथा पूरक वस्तु, कि किसे हम स्थानापन्न वस्तु कहेंगे, किसे हम पूरक वस्तु कहेंगे। इन्हीं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम उपभोक्ता द्वारा चुनी जाने वाली वस्तु की मात्रा तथा किसी संबद्ध वस्तु की कीमत के बीच संबंध का भी अध्ययन कर सकते हैं। मतलब हम एक उपभोक्ता द्वारा जो किसी वस्तु को चुन रहा है तो उसकी जो मात्रा है और उस मात्रा का उस वस्तु से संबंधित किसी दूसरी वस्तु की कीमत के बीच जो संबंध होता है उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। एक वस्तु की मात्रा जिसका चयन उपभोक्ता करता है किसी संबद्ध वस्तु के मूल्य में वृद्धि के साथ बढ़ती है अथवा घट सकती है। देखिए, एक उपभोक्ता किसी वस्तु को जब चुनता है तो उस वस्तु की जो मात्रा है किसी उससे संबंधित वस्तु के मूल्य के वृद्धि के साथ बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। ऐसा होना इस पर निर्भर करता है कि दोनों वस्तुएं स्थानापन्न है। अगर ऐसा हो रहा है, मतलब उपभोक्ता जिस वस्तु को चुन रहा है और उसकी मात्रा यदि दूसरे वस्तु जो से संबंधित है उसकी कीमत के आधार पर यदि इसकी मात्रा बढ़ रही है या इसकी मात्रा घट रही है, तो ऐसा होना इस पर निर्भर करता है कि ये दोनों वस्तुएं क्या है, स्थानापन्न है, अथवा यह हो सकता है कि एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसी पर ही बात करेंगे। जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है, देखिए, जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें पूरक वस्तुएं कहा जाता है। इनके उदाहरण हैं जैसे कि चाय तथा चीनी, जूते तथा जुराब, कलम तथा स्याही आदि। देखिए, ये पूरक हैं जो एक साथ साथ प्रयोग होता है। क्योंकि चाय तथा चीनी एक साथ उपयोग में लाए जाते हैं, संभव है कि चीनी की कीमत में वृद्धि चाय के लिए मांग घटाएगी। देखिए, हम सब जानते हैं कि चाय और चीनी जो है एक साथ प्रयोग में होता है। अगर चीनी की कीमत में वृद्धि होती है तो चाय के लिए मांग घटाएगी, तथा यदि चीनी की कीमत में गिरावट होती है तो संभवतः क्या होगा न, चाय की मांग बढ़ाएगी। अन्य पूरकों के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर दूसरे पूरक का उदाहरण लेके चलें तो उसमें भी यही चीजें देखने को मिलता है। सामान्यतः किसी वस्तु के लिए मांग की गति उसकी पूरक वस्तु की कीमत के विपरीत दिशा में होती है। तो उदाहरण के साथ समझते हैं कि किस प्रकार किसी वस्तु के लिए मांग की गति उसकी पूरक वस्तु की कीमत के विपरीत दिशा में होती है। जरा सोचिए कि चाय की मांग हो रही है, तो चाय की मांग तभी होगा जब इसकी पूरक वस्तु यानी चीनी उसकी कीमत घटेगी। चीनी की कीमत घटने पर ही चाय की मांग में वृद्धि होगी। तो कह सकते हैं तब यहाँ पर कि किसी वस्तु के लिए मांग की गति उसके पूरक वस्तु की कीमत के विपरीत दिशा में होती है। पूरकों के विपरीत चाय व कॉफी जैसी वस्तुओं का एक साथ उपभोग नहीं होता। देखिए, चाय और कॉफी जो है ना वो पूरक जैसा नहीं है, क्योंकि ये दोनों वस्तुएं जो है एक साथ उपभोग नहीं होता है। वास्तव में वे एक दूसरे के स्थानापन्न होती हैं। चाय और जो कॉफी जो है एक दूसरे के स्थानापन्न है, मतलब एक के बदले में प्रयोग होने वाला वस्तु है। क्योंकि चाय कॉफी का स्थानापन्न है, मतलब कॉफी अगर प्रयोग नहीं हो रहा है तो उसके जगह पर चाय होगा, तो इस तरह की वस्तु है। अब देखिए, क्योंकि चाय कॉफी का स्थानापन्न है, अतः यदि कॉफी की कीमत में वृद्धि होती है, अगर कॉफी की कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता चाय की ओर जा सकते हैं, और इस प्रकार क्या होगा न, चाय का उपभोग संभवतः अधिक हो सकता है। दूसरी ओर सोचते हैं कि यदि कॉफी की कीमत घटती है तो चाय का उपभोग संभवतः नीचे जा सकता है। बिल्कुल,
देखिए अगर कॉफ़ी की कीमत घट रही है तो उपभोक्ता चाय को छोड़ के इस ओर अधिक आएगा, कॉफ़ी की तरफ उपभोग ज़्यादा करेगा क्योंकि कॉफ़ी की कीमत घटी हुई है। तो इसे क्या कह सकते हैं तब? साधारणतः किसी वस्तु की मांग, अतः किसी वस्तु की जो मांग होती है उसके स्थानापन्न वस्तु की कीमत की दिशा में गति करता है। जैसे देखिए कॉफ़ी की कीमत बढ़ रहा था, कॉफ़ी का कीमत बढ़ रहा था, तो इसका स्थानापन्न क्या है ना, इसका स्थानापन्न चाय। तो कॉफ़ी की कीमत बढ़ गया तो उपभोक्ता किधर बढ़ गया, तो उपभोक्ता उपभोग करने लगा चाय की तरफ। तो देखिए एक वस्तु की जो मांग है यानी चाय की जो मांग है, देखिए इसके स्थानापन्न वस्तु क्या है न, कॉफ़ी, उसकी कीमत की गति की दिशा में। क्योंकि कॉफ़ी की कीमत जब बढ़ रहा था तो इसके स्थानापन्न वस्तु देखिए चाय, इसमें वृद्धि हो गया।